हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक बैंकिंग में हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के पार्ट 2 की। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है वो पहले पार्ट 1 देख लें ताकि उन्हें ये पार्ट 1 प्रॉपरली समझ में आ सके, क्योंकि हम एक क्रोनोलॉजी से चल रहे हैं। इस क्रोनोलॉजी को फॉलो कीजिए तो आपको टाइम बाय टाइम समझ में आएगा कि कैसे कैसे चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग चली। तो चलिए शुरू करते हैं फिर पार्ट 2 को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। आप अगर कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं आरआरबी जीबीओ स्केल 2 स्केल 3 के तो knowledge.in पर जाइए और कोर्स में इनरोल कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं मोबाइल से इनरोल करना तो ऐप को डाउनलोड कीजिए नॉलेजेस के और फिर कोर्स में इनरोल कर लीजिए। कुछ फ्री वीडियोस का लाभ भी उठा लीजिए। टेस्ट सीरीज हमारी लॉन्च हो चुकी है। tests.knowledges.in पर जाइए और टेस्ट में इनरोल कीजिए। अगर आप चाहते हैं टेस्ट में इनरोल करना तो SP10 कोड को यूज़ कीजिए और 10% डिस्काउंट का लाभ उठाइए। एक और बात, आरआरबी जीबीओ हमारा ग्रुप है, जिस ग्रुप में आप जुड़िए और अपनी क्वेरीज पूछिए और साथ ही साथ आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट भी मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1926 में किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया? देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे मिल तो जाएंगे, लेकिन जो आंसर होगा वो हमारा थोड़ा यूनिक आंसर है। आप जब देखेंगे तो ज़रूर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। बहुत बच्चे होंगे जो यहाँ से देख लेंगे कि हाँ बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन कॉमन है, आंसर इसका अनकॉमन है, डेफिनेटली अनकॉमन है। आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। ऑप्शन है हमारा द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। दूसरा ऑप्शन है हिल्टन यंग कमीशन। तीसरा ऑप्शन है सी है ए एंड बी बोथ। और चौथा ऑप्शन है इंडियन सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमेटी। बहुत बच्चों ने इसका आंसर सोच लिया होगा और इसका जवाब दे रहे होंगे हिल्टन यंग कमीशन, लेकिन इसका सही जवाब है सी, ए एंड बी बोथ। आगे चल के हम देखेंगे इसके एक्सप्लेनेशन में कि कैसे ये दोनों हो सकता है भाई। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, 1926 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन के लिए रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी आती है, जिसको हिल्टन यंग कमीशन बोलते हैं। ओके, यानी कि रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी को ही हिल्टन यंग कमीशन बोलते हैं। या तो आपको ये दोनों दे देगा या तो हिल्टन यंग कमीशन हटा देगा और रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी दे देगा, तो आपको दोनों याद होना चाहिए। ठीक है, फाइनली ये रिकमेंड करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, 1931 में एक और इंक्वायरी आती है, एक और कमेटी बैठती है जो इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी होती है। ये इनकी बात को और आवाज़ देती है क्योंकि ये थोड़ा मामला ठंडा पड़ गया था। देन फिर ये इनकी बात को और रेज करती है, इनकी आवाज़ को और उठाती है, रिवाइजेस द इश्यूज। ठीक है, कि हाँ भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनना चाहिए। एंड देन फिर फाइनली 5 मार्च 1934 यानी कि 5 मार्च 1934 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 से। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अकॉर्डिंग टू द आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से ऐसे कौन से दो प्राइम रीजन थे जिसके कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन से दो कारण थे जिसके कारण रिजर्व बैंक का फॉर्मेशन हुआ? नो, पहला ऑप्शन देखते हैं। क्या फॉरेक्स में दिक्कत थी और मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, उनको संभालने के लिए रिजर्व बैंक का फॉर्मेशन हुआ? या फिर बैंक के फेल्योर्स होते चले जा रहे थे, उनको संभालने के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी देखने के लिए, इन दोनों को संभालने के लिए रिजर्व बैंक का फॉर्मेशन होता है? या फिर कंट्रोलिंग इंडियन मार्केट को कंट्रोल करने के लिए और साथ ही साथ जो साहूकार थे जो अपनी मनमौजी कर रहे थे उस समय, उनके लिए होता है? या इन सब के अलावा कुछ और, यानी कि नन ऑफ दीज? आंसर है आपका बैंक फेल्योर्स एंड एग्रीकल्चर। जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था कि जो भी बैंक का फॉर्मेशन हो रहा था वो गिरता चला जा रहा था, यानी कि एक सर्टेन टाइम बाद वो बंद हो जाता था। लोगों को ट्रस्ट नहीं होता था, लोग उसमें, इवन आपको सरकार को भी ट्रस्ट नहीं होता था कि कौन से एम्प्लॉय टिकेंगे, कौन से एम्प्लॉय जो है वो इधर उधर करके भाग जाएंगे, कैसे एक फॉर्मेट होना चाहिए, कि कुछ नहीं था, बस सीधे बैंक लॉन्च हो गया था। उसके कारण क्या हो रहा था कि बैंक का फेल्योर्स बढ़ता चला जा रहा था। तो उसको रोकने के लिए फाइनली ये रिकमेंडेशन आती है कि रिजर्व बैंक बनना चाहिए। नाउ वन मोर थिंग, चूंकि एग्रीकल्चर हमारा इंडिया का बेस था, उसको संभालना भी बहुत ज़रूरी था, तो इसके लिए भी रिजर्व बैंक के बारे में सोचा गया कि रिजर्व बैंक इसके पर कुछ कड़ा कदम उठाएगा और जो भी बैंक हैं उनके लिए एक प्रॉपर सुपरविजन तैयार करेगा एग्रीकल्चर के लिए। तो ये दो कारण थे, यानी कि बैंक फेल्योर्स और एग्रीकल्चर, ये दो मेजर रीजन थे जिसके कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन होता है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, द रिजर्व बैंक आरबीआई
एक्ट केम इनटू फोर्स, आरबीआई एक्ट जो है वो आता है जनवरी 1 1935 में, और फिर उससे 1 अप्रैल 1935 में उसका इनॉग्रेशन हो जाता है, यानी कि आरबीआई चलने लगता है। लेकिन फाइनली उसका नेशनलाइजेशन कब होता है, द आरबीआई नेशनलाइज्ड ऑन, कब उसका आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया, ये आपका क्वेश्चन है। तो आंसर है आपका, ऑप्शंस हैं आपके 1 फरवरी 1949 को किया गया, या मार्च 1 1949 को किया गया, या 1 जनवरी 1949 को किया गया, या फिर दिसंबर 1 1949 को किया गया। तो सही आंसर है आपका 1 जनवरी 1949 को किया गया, यानी कि 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, विच एक्ट कन्फर्ड द रिजर्व बैंक टू एन एक्सटेंसिव पावर, कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके कारण रिजर्व बैंक को ये ताकत मिलती है कि वो अब बैंक का सुपरविजन कर सकेगा और साथ ही साथ पूरे भारत का सुपरविजन कर सकेगा, यानी कि पूरे भारत में जहां भी बैंक होंगे उनका सुपरविजन कर सकेगा और एक सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी इसको मिल जाएगी पूरे कंट्री की। तो ये ऐसा कौन सा एक्ट था, ऑप्शंस देखिए, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1941 के तहत, या आरबीआई एक्ट 1935 के तहत, या आरबीआई एक्ट 1949 के तहत। एक्चुअली इसमें ऑप्शन थोड़ा सा वो हो गया है, गड़बड़ हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा, टाइपिंग एरर है ये। बीआरए एक्ट यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इसको ये पावर मिलती है कि ये सुपरविजन पावर मिलती है, बैंकिंग सुपरविजन की पावर मिलती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में आरबीआई जब बना तो इसके पहले गवर्नर कौन बने? ऑप्शंस हैं आपके, ऑसबॉर्न हार्वे, सीडी देशमुख, ऑसबॉर्न स्मिथ, या इनमें से कोई नहीं। सबको याद होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद होना भी चाहिए। ऑप्शन आंसर है इसका ऑसबॉर्न स्मिथ। ओके, इसका सही आंसर है ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे वो भारत के जो आरबीआई बना था उसमें, भारत में जब आरबीआई बना था तो सबसे पहले ये गवर्नर बने थे ऑसबॉर्न स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और, इसमें एक बात और बता दूं, भारत के पहले जो बने थे, ठीक है, मतलब जब आज़ाद भारत के कहें तो जब इंडिया फ्री हो गया था तो आज़ाद भारत के जो बने थे वो थे सीडी देशमुख, याद रखिएगा, ये भी हमारे दूसरे मतलब एक आज़ाद भारत के सबसे पहले गवर्नर जो थे वो सीडी देशमुख थे, और ऐसे तो जो सबसे पहले गवर्नर थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। आगे देखते हैं, द रिजर्व रूरल बैंक वर एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी, आरआरबी जब एस्टैब्लिश हुआ तो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर एस्टैब्लिश किया गया? नाउ देखिए, प्रोफेसर ए वैद्यनाथन कमेटी, इनके बेस पर ये बना, या व्यास कमेटी के बेस पर बना, या नरसिम्हन कमेटी के बेस पर बना, या किसी के नहीं। तो देखिए, नरसिम्हन कमेटी के बेस पर ये रीजनल रूरल बैंक को एस्टैब्लिश किया गया। आपको कमेंट में इसका जवाब देना है कि 1975 में एस्टैब्लिश किया गया, 76 में एस्टैब्लिश किया गया, 72 में एस्टैब्लिश किया गया, या समथिंग एल्स। तो आपको डेट बतानी है कि कब एस्टैब्लिश किया गया। ओके, नाउ आगे देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एमलगमेशन करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया विद द 10 मेजर बैंक। देखिए, इंपीरियल बैंक और जो 10 मेजर बैंक थे उनको एमलगमेट करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाता है। ठीक है, ये कब बनाया जाता है आपको ये बताना है। लेकिन जो 10 मेजर बैंक थे, ठीक है, इनमें कौन कौन था? देखिए, इनमें जो मेजर 10 बैंक्स थे, इनमें आपका स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र था, बैंक ऑफ पटियाला था, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पटियाला था, बैंक ऑफ बीकानेर था, बैंक ऑफ जयपुर था, बैंक ऑफ राजस्थान था, बैंक ऑफ इंदौर था, बैंक ऑफ बड़ौदा था, बैंक ऑफ मैसूर, हैदराबाद स्टेट बैंक एंड त्रावणकोर बैंक। देखिए, मैंने ये इसलिए ये सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं क्योंकि ये 10 बैंक आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है ना। जो मेजर क्वेश्चंस हैं वो यहाँ हैं, इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है कि कौन कौन से बैंक थे ये आपसे नहीं पूछने वाला, लेकिन मैंने जस्ट फॉर रिमाइंडर आपको बता दिया। नाउ क्वेश्चन है हमारा कि ये कब स्टेट बैंक को बनाया कब गया फिर फाइनली। ऑप्शंस हैं आपके 1935 में, या 1945 में, या 1955 में, या 1965 में। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। इसका आंसर है 1955। 1955 में इंपीरियल बैंक, ओके, इंपीरियल बैंक को और 10 बैंकों के साथ मर्ज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, जिसका नाम है SBI। ओके, आगे चलते हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर द रिमेनिंग 5 स्टेट बैंक्स, बाकी जो मतलब आखिरी में जो बाकी 5 स्टेट बैंक्स थे उनको मर्ज किया गया, एसोसिएट किया गया भारतीय महिला बैंक के साथ, और फाइनली वो मर्ज कर दिए गए स्टेट बैंक में। तो ऐसा कब हुआ था? क्योंकि ये रीसेंट एक तरह से कह सकते हैं करीब की न्यूज़ है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। तो ऑप्शन है आपका 1 अप्रैल 2014। देखिए दूसरी तरह से इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि भारतीय महिला बैंक जो है स्टेट बैंक में कब मर्ज किया गया, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यानी कि 1 अप्रैल 2014 हमारा ऑप्शन हुआ पहला। दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2016 या 1 अप्रैल 2017। तो जो इसका सही जवाब है मैं आपको बता देता हूं, 1 अप्रैल 2017 को ऐसा किया गया जब 5 स्टेट बैंक एसोसिएट बैंक जो है लिए गए और भारतीय महिला के साथ मिला करके बीएमबी को मिला करके एसबीआई में डाल दिया गया और एसबीआई टोटली एसबीआई हो गया। नाउ आगे देखते हैं। नवा प्रश्न है, द गवर्नमेंट नेशनलाइज 14 बैंक्स विद डिपॉजिट्स ऑफ ओवर 50 करोड़। 50 करोड़ के का जो डिपॉजिट था उसके साथ 14 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया जाता है। ठीक है, 14 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया जाता है। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब ये किया गया, 14 बैंकों को उन्होंने एक डिसीजन लिया कि 14 बैंक्स को अब नेशनलाइज कर देंगे। 50 करोड़ जिनका भी कॉर्पस अमाउंट होगा या कैपिटल होगा उनको हम इससे एमलगेमेट कर देंगे, एमलगेमेट कर देंगे नहीं, नेशनलाइज कर देंगे। और फाइनली तो ये बैंकिंग कंपनीज के तहत किया गया। तो कौन से मतलब ये कब किया गया? ठीक है, इसका आपको जवाब देना है। ऑप्शन है आपके 20 जुलाई 1969 को किया गया, या 19 जुलाई 1969 को किया गया, या फिर 19 जून 1969 को किया गया यानी कि 1969 को किया गया, या फिर 20 अगस्त 1969 को किया गया। तो आई होप बहुत लोगों को याद होगा, तो फिर से एक रिमाइंड हो जाएगा, एक उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। इसका सही जवाब है आपका 19 जुलाई 1969। ओके, इसका सही जवाब है बी। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों को लिया जाता है और इसको नेशनलाइज कर दिया जाता है इंदिरा गांधी की सरकार में, जिनका कॉर्पस अमाउंट जो था वो 50 करोड़ से ऊपर था या 50 करोड़ था। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यू बैंक ऑफ इंडिया वॉज मर्ज्ड विद पीएनबी। न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पीएनबी में मर्ज कर दिया जाता है कब? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी में मर्ज कर दिया जाता है। ऑप्शन है हमारा 1990 में मर्ज किया जाता है, या 1992 में मर्ज किया जाता है, या 1993 में, या 1995 में। द राइट आंसर इज 1993। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी में मर्ज कर दिया जाता है। मर्जर से याद आया कि अभी रिसेंटली पीएनबी में कौन कौन से बैंक मर्ज हुए हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए, और जिन्हें याद है वो प्लीज़ कमेंट में आंसर दें कि अभी पीएनबी में कौन कौन से बैंकों को मर्ज कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक अकर्स इन अप्रैल 1980। 1980 में दूसरा नेशनलाइजेशन होता है बैंकों का, हैविंग कैपिटल ऑफ, जिनका कैपिटल जो है वो 200 करोड़ था। ओके, तो पहला जो नेशनलाइजेशन था, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला जो नेशनलाइजेशन था वो 50 करोड़ के कॉर्पस अमाउंट पर था। दूसरा जो होता है वो आपके 200 करोड़ के कॉर्पस अमाउंट पर होता है। ठीक है, पहला हमने देखा था 1969 में, ओके, और दूसरा जो होता है वो 1980 में हो रहा होता है। क्लियर है? अब देखते हैं कि तो फिर पूछा क्या है। द नंबर ऑफ बैंक दैट वर नेशनलाइज्ड इन अप्रैल 1980 में फिर कितने नंबर ऑफ बैंक्स को नेशनलाइज किया गया? पहली चीज 1969 में 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था, तो 1980 में फिर कितने बैंकों को नेशनलाइज किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं आपके, आंसर है ऑप्शन है आपका 6, 8, 10, 12, ये सारे ऑप्शंस हैं, और इसका सही जवाब है आपका ए 6। ठीक है ना, 6 बैंकों को फिर से नेशनलाइज किया जाता है। ठीक है, तो आपको मेजर पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए 1969 में, ठीक है, 14 बैंकों को नेशनलाइज किया जाता है जिसका कॉर्पस अमाउंट 50 करोड़ है। ओके, 1980 में 6 बैंकों को नेशनलाइज किया जाता है जिसका कॉर्पस अमाउंट 200 करोड़ है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं। Now the last question, the first regional rural bank that is प्रथमा ग्रामीण बैंक, प्रथमा बैंक जिसको बोलते हैं, वो कब सेटअप किया गया था? ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथमा बैंक, सब ये जानते हैं कि प्रथमा पहला जो है वो प्रथमा बैंक था, लेकिन कब प्रथमा बैंक को सेटअप किया गया था। इस्टेब्लिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन आपको इस्टेब्लिशमेंट से मिल जाएगा, इसलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है। चलिए देखते हैं। ऑप्शंस हैं आपके 2 अक्टूबर 1975 में, या 2 अक्टूबर 1976 में, या 2 नवंबर 1975 में, या 12 अक्टूबर 1975 में। तो इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर 1975। ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 में प्रथमा बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। सेशन कैसा रहा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, टेस्ट सीरीज़ को आप अप्लाई करना ज़रूर, टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस करना ज़रूर शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिर आगे चल के मौका नहीं मिलेगा। तो टेस्ट सीरीज़ अवेल कीजिए, टेस्ट सीरीज़ को लीजिए। आपको मैंने बता दिया कोड SP10 है, अगर आप इस कोड से लेते हैं तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।